करने वक्तागण, आप सभी जानते हैं कि इस विषय के संदर्भ में कल हमने जो सत्र क्रमांक 2A है उसमें हमारी भूमिका विशद कर दी थी। हम सब ये जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो समतावादी आंदोलन चलाया उसी के परिणाम स्वरूप आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से हमें हक और अधिकार प्राप्त हुए। उसके पहले हम गुलामी की जीवन जी रहे थे और उसी हक और अधिकार के बदौलत हमारा जो समाज था, जो दबा कुचला समाज था, वो कुछ हद तक अपने जीवन में सुधार कर पाया। हम ये अपेक्षा करते थे कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके साथ हमारे जो हक और अधिकार है हमें पूरी तरह प्राप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि संविधान का अमल 100% हो। मगर अभी तक की जो शासक जातियां हैं जिन्होंने इस देश में पिछले 75 सालों से शासन किया, उन्होंने संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया। जो प्रावधान मूल निवासी बहुजन समाज के हित में, उनके उत्थान के लिए किए गए थे, समस्त मानव जाति के हित में किए गए थे, उन प्रावधानों को दरकिनार करके केवल अल्पजन का हित ध्यान में रखकर उन पॉलिसियों को अमल में लाया गया। और पिछले 10 सालों से हम देखते हैं, पहले संविधान को अमल में नहीं लाते थे पूरी तरह, और पिछले 10 सालों से ये हो रहा है कि संविधान की जो धाराएं है, जो प्रावधान है, उसको मूल भावना जो संविधान की है उसके विपरीत बदला जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इस देश के लोकतंत्र की जो पिलर है, उन पिलरों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। हमने देखा है, जैसे न्यायपालिका है, जैसे निर्वाचन आयोग है और अन्य संस्थाएं हैं केंद्रीभूत, उनमें जो पदासीन लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनका पॉलिटिकल रीएस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इससे ये साबित होता है कि जब वे लोग इन उच्च पदों पर पदासीन थे, उन्होंने किस तरह से और किस गाइडेंस के माध्यम से अपने निर्णय दिए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, और अगर ये खतरा है तो इसको हम आंदोलन के साथ ही इस खतरे को निपटा सकते हैं, इस खतरे से निजात पा सकते हैं। वो आंदोलन होना चाहिए मूल निवासी बहुजन समाज का समग्र आंदोलन। और हम देखते हैं कि बाबा साहब के जाने के बाद हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने अपने कंधे पर ली, जिसके कारण हजारों संगठन हमारे समाज में पैदा हुए।
और हमारे समाज की धारणा है कि जब तक हमारे संगठन बिखरे हुए हैं, हम इकट्ठा नहीं है, तब तक हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। और इसलिए समाज का ये दबाव है हमारे संगठनों पर कि आप इकट्ठा हो जाओ। बामसेब के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो संगठन है, जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर चलते हैं और जो फुले अम्बेडकरी लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना रखते हैं, उन सारे संगठनों के बीच एक समन्वय प्रस्तापित हो, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो। इसलिए हमने भारत के तमाम बहुजनवादी मूल निवासी संगठनों को जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर चलते हैं, उन्हें आह्वान किया कि आइए हम लोग इकट्ठा होते हैं। अगस्त 2021 को हमने नागपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का मूल निवासी बहुजनों के संगठनों का एक 2 दिवसीय मीटिंग आयोजित की। उसमें चर्चाएं हुई कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी फॉर एमबीओ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन एंड मूल निवासी बहुजन संगठनों का राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने वहाँ बनाया और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कार्यरत है। अभी हमारे सामने ये सवाल है कि हमारे जो साथी संगठन है, वो संगठन ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो अपनी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को सामूहिक जिम्मेवारी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये पॉजिटिवली हम लोग चाहते हैं कि हम सारे के सारे मूल निवासी बहुजन समाज के संगठन मिलकर इस, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लाभार्थी हैं संविधान के और लोकतंत्र के, तो उसको बचाने का कर्तव्य भी हमारा है और इसका उद्घोष हमें सामूहिक परिचर्चा से करना है। तो हम इस विषय के माध्यम से हमारे सारे प्रतिनिधियों से अपेक्षा रखते हैं कि वो इस विषय के संदर्भ में अपने अपने जो विचार है वो विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तावना यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। इसी कड़ी में साथियों, मैं पहले वक्ता के रूप में माननीय अशोक खेड़ा जी, SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन, SC/ST इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। माननीय अशोक खेड़ा सर। सब तो पहला इस बहुजन समाज ਵਿੱਚ पैदा हुए जिन्होंने साडे लिए संघर्ष किया, सारे महापुरुषों को मैं नमन करता। उस तो बाद सन्मानित मंच अज की सभा की अध्यक्ष इस करते हुए श्री द्रविड़ जी ते भारत के कोने कोने तो आए हुए मेरे भैनों ते भरावों, सबनों जय भीम, जय भारत। आज का विषय ते जो मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया है, भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य। जब हम भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो सब हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने जो संविधान की ड्राफ्टिंग की और किस किस चुनौतियों को सामना करते हुए उन्होंने हमारे लिए विशेष अधिकारों की उसमें प्रोविज़न की। लेकिन जो उस टाइम के उसके कमेटी के साथ मेंबर थे, उनका विरोध सहते हुए भी बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ विशेष प्रिविलेज, विशेष राइट्स लेके दिए। लेकिन जो आज की परिस्थितियों में दूसरे जो आज के मौजूदा सरकारें हैं, वो उन अधिकारों को कैसे डे बाय डे एक एक करके ख़त्म करती जा रही है। इसके लिए हमारी सबकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उनको कैसे रोका जाए
और जो हमें बाबा साहब या अपने दूसरे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया उसके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसको कैसे बचाया जाए, ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। जो हम जहाँ आए हुए लोग इंडिया से, भारत के, इवन के इंटरनेशनल दुबई से या अमेरिका से, दूसरे कंट्री से भी जहाँ पर डेलीगेट पहुँचे हुए हैं, ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हमने अब कुछ काम नहीं किया तो जो सरकार है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे सारे अधिकार डे बाय डे एक एक करके खो लेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो संघर्ष कर रहे हैं इससे ज़्यादा प्रचंड तेज गति से ये अधिकारों को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। पर ये कोशिश कौन करेगा? जो आज हमारा दुश्मन है, एक पहाड़ की तरह मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत है, जो उसका मुकाबला तो ऐसा ही संगठन कर सकता है जेड़ा कि उससे भी ज़्यादा मजबूत हो। साथियों, मैं पंजाब से आया हूँ। मैं एक आपके साथ छोटी सी एक घटना शेयर करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले की बात है। हमारा एक सीनियर साथी था, उसकी कोरोना के टाइम डेथ हो गई। तो मैंने अपने साथियों से बोला कि हमारा साथी है वो अपना सीनियर कार्यकर्ता रहा है बामसेव का, उसको संस्कार के समय जो हमने उसका रिस्पेक्ट वजों एक चादर देना है। तो मेरे साथियों ने मुझे बोला कि हम तो आ गए हैं, आप एक चादर ले आना। जब मैं चादर लेने के लिए गया किसी स्पेसिफिक दुकान के, मैं कभी उसी दुकान से कभी कोई सामान नहीं खरीदा। 2 तरफ मुझे उस दुकान पर जाना पड़ा। एक तरफ पहले भी ऐसे ही किसी की डेथ हुई तो अपने दोस्त के साथ उस दुकान पे चादर लेने के लिए गया। दूसरी बार भी मुझे उस शॉप में चादर लेकर जाने का ही मौका मिला। तो जब मैं दुकान पर गया तो मैंने दुकानदार से पूछा कि मुझे चादर चाहिए। तो उसने कहा कि आपको कौन सी चादर चाहिए? मैं कहा डेथ हो गई है, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट वजह एक चादर चाहिए। उसने बोला ये चादरें पड़ी हैं तो ले लो। मैं कहा मुझे ये चादर नहीं चाहिए, मुझे ये एक नीले रंग की चादर चाहिए। तो जो वो दुकानदार था वो RSS का कार्यकर्ता, तो बोला कि ये चादर ले लो। मैं कहा मुझे नीले रंग की चादर चाहिए। तो उसने कहा अब नीले रंग की चादर क्यों? मैंने उससे कहा कि जो हमारे संगठन का आदमी था। तो उसने मुझे कहा क्या BSP का? मैं कहा नहीं। तो फिर मैं कहा बामसेव का। तो जो यकदम बोला क्या जस्ट लाइक RSS। तो साथियों, मुझे उनकी बात सुनने के बाद इतनी ऊर्जा मिली कि हम जो काम कर रहे हैं सही दिशा में और सही ट्रैक में हम कर रहे हैं। तो उससे भी मुझे उतनी ऊर्जा मिली कि हमें इससे जिस गति से हम काम कर रहे हैं इस गति से हमें से ज़्यादा गति से तेज़ काम करना चाहिए, ताकि जो हमारे पुरखों को जो आंदोलन किया है, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया है, तो उस हम टारगेट को पूरा कर सकें। तो साथियों, जो दूसरी बात ये है, जो आज के विषय के मुताबिक जो बाबा साहब या दूसरे साढ़े महापुरखा ने आंदोलन किया उसके बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने उस संविधान से जिनको नौकरी रिजर्वेशन मिली है। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने नौकरी ली, एक समाज का सर्टिफिकेट लेकर, SC का सर्टिफिकेट, BC का सर्टिफिकेट लेकर उसमें नौकरी ली, ये उनकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि जो संविधान पे आज हर कोने से चोट बज रही है उसको रोका जाए। तो इसके लिए जो हमारे अलावा जिन लोगों ने बेनिफिशरी है उस आंदोलन के, मैं समझता हूँ जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, उनको इसके लिए आगे आना चाहिए। जैसे हम जो चंदा इकट्ठा करने जाते हैं तो हम पूछते हैं, देखते हैं, तो लोग हमें मिलते भी हैं। तो लोग ये कहते हैं बामसेव कौन सी बामसेव? तो हम उनको कहते हैं बामसेव। तो हमारे पास दूसरे संगठन के लोग भी आते हैं, जैसे कि मैं ऑल इंडिया SC ST जनरल इंश्योरेंस वेलफेयर एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हम डिपार्टमेंट में भी हम अपने लोगों से बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि बामसेव के तो ग्रुप बहुत हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, ये हमारा संगठन एक इंस्टीट्यूशनल
और डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत चलता है, जहाँ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष के में कोई इसमें पुष्प प्रतीत नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप के तहत चलता है। तो उन सबको बताते हैं तो हमारी बात के साथ थोड़ा सहमत होते हैं। तो इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो हमारे संगठन है दूसरे डिपार्टमेंट्स में हमारे एम्प्लॉयज़ की जत्थेबंदियाँ हैं, तो वो तो सिर्फ यही कहते हैं, उनकी यही एक मंशा रहती है कि हम डिपार्टमेंट है, हमारा काम है प्रमोशन का ट्रांसफ़र का, जो हमारे इंटरेस्ट है उनको बात करना। लेकिन हम उनको बताते हैं कि थोड़ा सा हमारा शुरू से ही बाम साहिब के साथ DS4 से लेकर अब तक बाम साहिब के साथ काम करने का टाइम रहा है। तो मुझे उनको भी ये बताने में फ़ख्र महसूस होता है कि बाम साहिब एक ऐसा संगठन है जो एम्प्लॉयज़ का तो है लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये समाज के लिए काम करता है। तो इसलिए तो उन सब दूसरे संगठनों में भी हम कुछ काफ़ी हद तक घुसपैठ कर रहे हैं। तो मेरी इससे पहले फगवाड़ा में ताराराम मीना जी किसी फंक्शन में आए हुए थे, तो उनसे बात हुई, तो मैंने कहा भाई ऐसे जो हम छोटे छोटे संगठन बनाकर कब तक अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ऐसे तो लोगों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ताराराम मीना जी ने कहा कि मैंने 2 या 3 फंक्शन अटेंड किए हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला। तो इसलिए मैं द्राविड़ जी से भी बेनती करूंगा कि ताराराम मीना जी से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, तो ऐसे ही और लोगों से। तो जैसे आज यहाँ आकर मुझे सबके सामने ये बात रखने का मौका मिला है कि हम आगे से अपने जत्थेबंदी की तरफ से जैसा भी सहयोग आप मांगेंगे हम वैसा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद खेड़ा जी। साथियों, माननीय PK सिंह जी अगर पंडाल में हैं तो मंच पे आने की कृपा करें। माननीय PK सिंह CEC मेंबर MKKM से, इनके साथ ही माननीय मंगलचंद हंसदा मूल निवासी सभ्यता संघ से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच पे आएँ। और माननीय अनुज गौतम CEC मेंबर मूल निवासी विद्यार्थी संघ, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच पे आएं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय एडवोकेट अशोक बल्हारा जी, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विषय पर अपने विचार रखें। माननीय एडवोकेट अशोक बल्हारा सर। जय भीम, जय मूल निवासी। आदर और मान के योग आज की इस सत्र के अध्यक्ष सुरेश द्रविड़ जी, तमाम डायस पर बैठे प्रबुद्ध विद्वान जी, और मैं बाम साहिब संगठन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जैसे ग्रामीण अंचल से आए हुए इंसान को भी आपने एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्र का 3रा दिन है और पूरे भारतवर्ष के तमाम कोने कोने से हमारे बहुत ही विद्वान साथी माता और बहनें आई हैं, छोटे बच्चे भी आए हैं। ये फ़ख्र की बात है कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने उन विकट परिस्थितियों में देखा था जब न काम करने की स्वतंत्रता थी न बोलने की आज़ादी थी, उस टाइम उन्होंने जो सपना देखा था, आज आप अपने घर से निकल करके
उस सपने को साकार करने के लिए अपने यहाँ कीमती समय निकाल करके समाज के लिए योगदान दे रही है। आज बामसेफ का 50वां वर्ष जो गोल्डन जुबली के नाम से मनाया जा रहा है, फ़ख्र की बात है 1973 के अंदर इस संगठन का गठन किया गया और इससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है इस संगठन से पूरे 100 साल पहले हमारे महात्मा जो असली के महात्मा थे ज्योतिबा फुले ने 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। उन लोगों ने जब आज तो बहुत सी चीज़ों का हम नाम लेते हैं, मनुवादी सोच, ब्राह्मणवादी प्रथाएं और इस तरह आरएसएस जैसे एक तुष्टिकरण सोच के ध्वजवाहक जो संगठन है वो अपना खेल समाज के अंदर खेल रहे हैं। परंतु उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ज्योतिबा फूले जैसे महान पुरुष ने अपनी बात रखने के लिए समाज में अपना स्थान बनाया और उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने 1848 के अंदर एक स्कूल की स्थापना की जहां आज ये पढ़ाई का जो बीज आज तमाम हमारे बीच में पीएचडी स्तर के एक पढ़ाई के योद्धा बैठे हैं, ये इनकी देन है। क्या क्या परिस्थितियां नहीं झेली। आज कहने के लिए कई बार पीड़ा भी होती है जब वक्ता बोलते हैं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। हम इस बात से इत्फाक नहीं रखते। आज कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारी ईमानदारी की, हमारी संगठन की और हमारी कृतज्ञता, अपनी जो समाज ने जो हमारे महान पुरुषों दी है उसमें काम करने की आज कोई रोकने वाला नहीं है यदि आप खड़े हो जाओगे इकट्ठे होकर के। क्योंकि आज आपके पास ताकत है और वो ताकत जो संविधान ने दी है और वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उससे पहले बिल्कुल दिक्कतें थी। आज इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने किन परिस्थितियों में, यदि मैं गलत ना हूं तो यह माना जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। जबकि उनकी स्कूलिंग, मैं इस बात के लिए हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे से 100 गुना ज़्यादा ये सारी बातें आप जानते हैं। किन परिस्थितियों में स्कूल के बरंडे में बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की और इस समाज में, जिस समाज से बाहर से वो आते थे, शायद 8वीं क्लास में पढ़ने वाला वो पहला विद्यार्थी था। 10वीं की और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बीए की जो डिग्री करके 22 साल की उम्र में जो आदमी कोलंबिया चला गया, उस यूनिवर्सिटी से डिग्री की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्री की। ग्रे इन जहाँ से पढ़ करके हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर बन के आते थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की और फिर हमारे जैसे जो लोग जिसका समाज में कोई ठोर ठिकाना नहीं था, उनको अपलिफ्ट करने का काम इस महान पुरुष के द्वारा किया गया। आज संविधान के रूप में जो ताकत, जो रास्ता
हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया है, तो आज हमें बिल्कुल लेस मात्र भी घबराने की या परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रास्ता इस महान पुरुष ने हमारे लिए बहुत पहले खोल दिया था, अपने ऊपर विकट परिस्थितियां लेकर के। हम एहसानमंद हैं कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कहने के लिए 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, परंतु बदकिस्मत यह थी कि उस 7 मेंबरी कमेटी में से 3 मेंबर मर चुके थे, 2 मेंबर विदेश में थे और 1 मेंबर आता नहीं था। सारा भार बाबा साहब के कंधों पर था। यदि कोई लिखने पढ़ने की ऐप मिलती थी तो मिस्टर राव से मिलती थी। सारा काम इन्होंने किया है। और आज जिस हालात में आज देश जा रहा है, आज का विषय भी यही है कि संविधान, लोकतंत्र और उसके लाभार्थी, उस लाभार्थी के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या उद्घोषणा करें जिससे हमें ये महसूस हो कि ये संविधान बचेगा और ये संविधान हमारे को रास्ता दिखाएगा। इस पर विचार करने की जरूरत है। आज हर प्रकार की स्वतंत्रता संविधान के अंदर, यह कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, हर चीज इसके अंदर लिख दी गई है। इसके अंदर कोई चीज बची नहीं है और ये वैसे ही नहीं लिख दी। बहुत बड़ी कुर्बानी और जद्दोजहद और एक कड़वा घूंट पी करके इस सिस्टम को आगे किया। उसके अंदर सबसे पहले मैं इस बात पर जाना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जब तालीम हासिल करके हिंदुस्तान में आए और तालीम हासिल करने के बाद चाहे उन्हें वकालत की, चाहे वो प्रोफेसर के तौर पर काम किया, परंतु किसी भी प्रकार का कोई मान सम्मान नहीं मिला, न कोई रास्ता मिला। तब वहां से दुखी होकर के इन्होंने समाज का उत्थान करने के लिए ये रास्ता चुना कि मैं अपने जो दबे कुचले, जिसको डिप्रेस सेक्शन कहा जाता है, इसको कैसे ऊपर उठाऊं। जब ये शुरुआत इन्होंने अपने बॉम्बे से शुरू की, बहुत लोग आज इतिहास में कुछ पढ़ाया जाता है, जब ये दोनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर लंदन में गए और 17 अगस्त 1932 को जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मिस्टर मैकडोनाल्ड जब इनकी बात से लोहा मान गए कि हमें अलग से पृथक निर्वाचन इस डिप्रेस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए इंतजाम करना होगा, तो कितना बड़ा वाक्य इस हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम के जिस आदमी को सर आंखों पर बैठा के हिंदुस्तान की जनता ये मान रही थी कि गांधी जी इस देश को आजाद कराएंगे, और वो किसी मुद्दे को लेकर के पूना की यारवदा जेल में बंद थे। और तब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ अवार्ड पास किया, मैकडोनाल्ड की रहनुमाई में कैबिनेट ने यह पास किया, तो गांधी जी से रहा नहीं गया। जिस आदमी ने पूरे जीवन के अंदर
इस देश की आजादी के लिए कभी भी आमरण अनशन नहीं किया, वो कम्युनल अवार्ड के पास होने के खिलाफ शुरू कर दिया यरवदा जेल के अंदर। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का खुद के कहे हुए कथन है कि 27 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ वो मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई थी। यहाँ पर एक विषय सोचने का है। कोई भाई मेरी बात से सहमत हो चाहे ना हो, परंतु सच्चाई ये थी कि बाबा साहब को ये एहसास कराया गया कि आप गांधी की बात से सहमत होकर के यदि ये समझौता नहीं किया तो इस देश में गांधी की मृत्यु के बाद एक अफरा तफरी और कत्लेआम का माहौल होगा। जब बाबा साहब ने ये कड़वा घूंट पिया था कि कहीं जिस समाज को बचाने के लिए, जिस समाज को ऊपर उठाने के लिए मैं दिन रात एक किए हुआ हूँ, ये फिरका प्रस्ती लोग, ये जो अफीम खाए हुए हैं, जाति की अफीम खाए हुए हैं, धर्म की, और ये हमारी उस डिप्रेस सेक्शन को कुचलने दें, इस बात को ध्यान में रख के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस टाइम 5 आदमी थे, गांधी वहीं जेल में थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गए थे, एस जयकर जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, और ये पूना पैक्ट का समझौता हुआ। परंतु ये नहीं कि इस आदमी ने हार मान ली होगी, उसको एक सबक के तौर पर लेकर के, उन परिस्थितियों को लेकर के, परिस्थितियों से भविष्य की लकीर खींचने का एक जज्बा लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। और जो आज हमारा संविधान है वो 1935 का जो एक्ट बना था, जिसके अंदर हमारे को रिप्रेजेंटेशन मिला था, उसी का प्रतिबिंब आगे जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर लिखने का काम किया। जब आर्टिकल 330 की बात आई, लोकसभा में 20% का रिजर्वेशन हुआ। जब 332 आर्टिकल की बात आई, विधानसभा में ये प्रोविजन किया गया। और कई लोग ये कह देते हैं ना, वो उस रिजर्वेशन की तरफ मोड़ देते हैं जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में था कि ये 10 साल के लिए था। वो 10 साल के लिए नहीं था, ये 10 साल के लिए था। शुरुआत में उनने ये सोचा था कि अपलिफ्ट हो जाएगा समाज, और ये आगे आज लगातार बढ़ता जा रहा है। परंतु हमें एक जगह जो बाबा साहब ने हमारे को ये रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 330 और 32 में दिया, उसके तहत हमारे जो प्रतिनिधि उसका लाभ लेकर के जो प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में बैठते हैं, वो हमारी बात भूल जाते हैं, वो पार्टी विशेष के बन जाते हैं, वो चाहे किसी के हैं। आज दिक्कत ये है। अदरवाइज उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कलम की ताकत से संविधान के अंदर आपको अधिकार दिया गया, ये अधिकार आपको उन्होंने दिया। आज संविधान आपको दिया है और जनता आपको निर्वाचित करती है, और उस जनता की भी भलाई उस पार्टी के अलावा भी सोचें। हमारे कितने प्रतिनिधि बैठे हैं? क्या कोई चीज़ वैसे ही पास हो जाती है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में? हमारे साथियों की वजह से जब पास होती होगी, हमारे नुमाइंदों की वजह से पास होती होगी। आज जरूरत इस बात की है, सबसे पहले वो नुमाइंदे अपने समाज की तरफ देखें और इसको ऊपर उठाने का काम करें। इसी तरह जो ओबीसी
या सो कॉल्ड ओबीसी, जिसके लिए अलग से प्रावधान किया गया, जैसे एससी कमीशन के लिए आर्टिकल 338, बैकवर्ड कमीशन के लिए आर्टिकल 340 के तहत जो प्रोविजन किए गए, क्या हमारे नुमाइंदे वहां खरे उतर रहे हैं? आज इस बात की जरूरत है, जिस संविधान ने हमारे को बराबरी का दर्जा, समान अवसर का दर्जा दिया, क्या वहां मौजूदा सरकार लागू कर रही है उसको? आर्टिकल 15 चैप्टर 3 के अंदर कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन है कि कास्ट का भेदभाव नहीं होगा, परंतु ऐसी कौन सी जगह है जहां भेदभाव नहीं हो रहा? चैप्टर 3 के अंदर आर्टिकल 25 है जो इस बात की लिबर्टी देता है कि आप किसी धर्म को अपनाएं, जो कि ये अच्छा नंबर आया क्या, जो ये आजादी देता है किसी धर्म को अपनाएं। और मैं ये मानता हूं इसी शब्द से हमारा देश सेकुलर बनता है। मेरा समय हो गया है, शायद ज्यादा समय ले लिया, परंतु मैं दो बात आपकी इजाजत से चाहूंगा कहना। आज एक बात आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी किसान वर्ग से आते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से वो 10 साल बड़े भी थे, और आज 100 साल के बाद हम ये बात कहते हैं, साइमन कमीशन जब भारत में आया तो पूरी कांग्रेस ने उसका विरोध किया, और ये कह के विरोध किया कि इसमें कोई भारत का आदमी नहीं है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम साइमन कमीशन की वेलकम कमेटी में थी। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों थे? क्योंकि वो हमारे जैसे दुबले कुचले के रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए आए थे, जिसको बाद में जिसकी फाउंडेशन, जिस कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात आती है, उसका फाउंडेशन जो बना, जो नींव पड़ी, वो साइमन कमीशन ही था। इसलिए हमें इस बात के आज किसान, मजदूर और भाई ये जो बात बिल्कुल आती है आपकी 85% वाली, 15% वाली, देखो ये किसी का हजम नहीं हो सकती। अब 15% और 85% का कोई मुकाबला हो सकता है। हमें दुख इस बात का है जो हमारे वाले भाई 85 में से जा करके उन 15 की जी हजूरी करते हैं तो हमारी ताकत बट जाती है। ये वजह है जो यह 15% वाली ताकत हमारे ऊपर बैठी। आज क्योंकि मैं अपनी बात को विराम देता हूं और यह भी कहता हूं कि आप जो बाबा साहब का मंत्र है, शिक्षित भी हो, संगठित हो और संघर्ष के अंदर रहो, तो ये बात है ताजा ताजा। आज की जो सरकार की दो बात मैं करना चाहूंगा, थोड़ा इजाजत है रुद्र। पीछे आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनलों में, अखबारों में, हरियाणा के अंदर नूह मेवात की घटना हुई थी। इन लोगों ने धर्म का नंगा नाच करने का प्रयास किया था, और मैं यदि कोई मेरे से पूछे कि आपने इस 55-56 साल के अरसे में क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूं कि हमने उस बीजेपी आरएसएस के रथ को मेवात में रोका। हम दो आदमी थे, 2 तारीख को, बल्कि मैं अपनी तारीख भुगत के कोर्ट से आ रहा था चंडीगढ़ से, अंबाला में पत्रकारों को मैंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बदौलत 3 तारीख को हमारे दूसरे किसान नेता बड़े, उन्होंने दिया। 5 तारीख को हमने, अगस्त की बात है, पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों का एसआर के अंदर एक बैठक बुलवाई और एक मत ये बयान दिया
कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित था। 9 तारीख को बास के अंदर, हिसार के अंदर एक कार्यक्रम किया। उसके अंदर सिख भाई, मुस्लिम भाई और सभी भाई बुला करके सभी समाज के प्रतिनिधि वहां थे और सरकार को सीधा ललकारा गया था, चेतावनी देते हुए कि ये खड़े मुसलमान भाई किसी की मां ने दूध पैरा क्या तो हाथ लगा के देख लो। ये 9 तारीख को बास में, यहाँ हमारे फुलिया साहब रिटायर्ड IAS हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट रहे हैं, इनके बाद मैं इस बात को साझा कर रहा था। मीडिया की देखिए, 9 अगस्त को इस कार्यक्रम को हम करते हैं, 10 तारीख के अखबार में हमारी खबर केवल ट्रिब्यून के अंदर छपी फोटो के साथ और दैनिक भास्कर ने बगैर फोटो के खबर छापी। इतनी खबर छपी हमारे इस बड़े कार्यक्रम की। परंतु 11 तारीख की रात आते आते दिल्ली के अंदर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम ने आर्टिकल लिखी। उसके बाद वो खबर दी वायर ने पकड़ी। उसके बाद वो खबर अल जजीरा जो भारत की सरहद को पार कर गई और 17 तारीख को न्यूयॉर्क ऑफ टाइम्स में ये खबर छपी, क्योंकि प्रयास था। और आज खेड़ा साहब अभी बोल के गए हैं। खेड़ा साहब, मैं आप जैसे भाइयों से, पंजाब से जो किसान मजदूर भाई हैं, और मैं एक बहुत बड़ी कार्यक्रम कम से कम 40 और 45 हज़ार लोगों का जंडियाला गुरु अमृतसर में 2 तारीख को कर रहे हैं। 6 तारीख को इतनी बड़ी रैली बरनाला के अंदर कर रहे हैं और ये ऐलान करेंगे कि सरकार होश में आए, क्योंकि जो किसानों के कानून थे वो रद्द हुए थे। उस टाइम मनसा खत्म नहीं है सरकार की। मजदूर के लिए जो FDI खोला जा रहा है, मजदूर के लिए घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वेजेज कम जा रहे हैं, यूनियन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, बिजली का एक शोध पेंडिंग पड़ा है। इस तरह के जो मसले, और अब लेटेस्ट जो पार्लियामेंट में होया, सांसदों को बाहर निकाल करके और अपने बिल पास करवाए, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट में जो बदलाव करें। तो मैं अपना स्थान लेने से पहले आपसे ये जरूर अपील करूंगा कि आप इकट्ठे हो जाइए। यदि आप इकट्ठे हैं तो कोई ताकत नहीं आपका बिगाड़ना था। दूर बात आपकी तरफ आंख उठा के देख ले, क्योंकि अभी ताजा उदाहरण पार्लियामेंट के अंदर था। उपराष्ट्रपति मेरी अपनी जाति से, जो जाट से आता है, और उसका गलत फहमी ये हुई, वो मिमिक्री, भाई मिमिक्री हमें नहीं, मतलब कि इसकी संविधान के पद पर नहीं होनी चाहिए, ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर की नहीं होनी चाहिए, हम भी मानते, परंतु ये वहीं का विषय था। उसने ये फैलाने का प्रयास किया कि मेरी जाति और किसान का अपमान है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने इस चीज का घोर विरोध किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जाट पार्लम 360 का प्रधान, जिसमें 2 प्रधान हैं, सुरेंद्र सोलंकी का बयान उपराष्ट्रपति के हक में आया। बाकी हिंदुस्तान के जाट ने इस चीज का खंडन करा। ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो इसको सरकार, बीजेपी सरकार दूसरी तरफ कास्ट की तरफ धकेलने का प्रयास की थी। उसके बाद ताजा उदाहरण, जब आप इकट्ठे हो गए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये मत मानो मैं बखान के लिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इकट्ठे हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये फेडरेशन थी खेल वाली, रेसलिंग की, वो बच्चियां जिनको भारत का मान था, तिरंगे का मान, देश की सरहद पार करके लहराया, उन बेटियों को प्रधानमंत्री घर की बेटी बताता था। और जब उन्हें एक व्यभिचारी सांसद जो यहीं पड़ोस का है, प्रयागराज के पड़ोस का ही है, उसके खिलाफ बात आई तो कोई एक्शन नहीं लिया। बेचारी वहां बैठी रही। हमने भी खूब जोर आजमाइश की उस आंदोलन के अंदर। और अब जब उन बच्चियों ने, साक्षी मलिक ने अपने जूते ये कह दिए कि मैं इससे खेल से संन्यास लेती हूं। जो पद्मश्री का मेडल बजरंग पूनिया ने लौटा दिया, गूंगा पहलवान ने भी ये कहा मैं सम्मान लौटाने जा रहा हूं, विजेंदर बॉक्सर ने भी ये कहा हम अपना सम्मान वापस करने जा रहे हैं।
प्रगट सिंह ने जब ये कहा कि हम अपना सम्मान वापस जा रहे हैं, तो भारत सरकार ने जो 40-7 का रेशियो से फेडरेशन का ब्रजभूषण का आदमी संजय सिंह चुनाव जीता था 21 तारीख को, 22 तारीख को वो फेडरेशन भंग कर दी। तो ये लोग डरपोक किस्म के हैं, यहां से तो बड़ी बड़ी बातें लाओ लश्कर ताम झाम की बात करते हैं और यहां से डरे हुए हैं। आपका ये बम सेफ का कार्यक्रम और आपकी ये योजना उनके बाकी नहीं रह रही, सारा पता है, परंतु आप एक रहो तो आपकी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं दे सकता। ये मेरी हाथ जोड़कर समाज से अपील है। दूसरा कार्यक्रम द्रविड़ साहब के माध्यम से मैं अपने संगठन से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि बाम शेप इस संगठन ने एक बेजोड़ लाजवाब काम समाज को जगाने के लिए, और जब हमारी बहन बेटियां घर से आई हैं, ये लड़ने के लिए आई हैं और भाई पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे साथ में आए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह फुलिया साहब कह रहे थे कि इन्होंने कोई ऑनलाइन क्लासेस का, आप भी लिटरेचर के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और जगाने का आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप और जगाने का काम करें। और हम जैसे टूटे फूटे हैं, देखो मैं आप ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ, स्टेज पे भी परिचित नहीं हूँ, मैं तो द्रविड़ साहब को जानता हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं। हमने लाखों लाखों आदमियों के कार्यक्रम में अपने भाई सुरेश द्रविड़ को पूरी शान शौकत के साथ हम बुलवाते थे, भाई की पहचान अलग होती थी हमारे लाखों की भीड़ में। और आज वायदा करते हैं, जो भी बाम सेब का आगे कार्यक्रम होगा, जो भी जिम्मेदारी लगेगी, जैसे टूटे फूटे हैं, आपके कहने से पहले उस स्थान पर खड़े पाएंगे। मैं एक लास्ट बात अपनी कह देता हूं, माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि रैबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, और ये मान करके जब वो पंजाब के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और वो पंजाब था, केवल पीड़ा 2 स्टेट ने झेली है, या तो बंगाल ने झेली है देश की पीड़ा, या पंजाब ने झेली है। कितने टुकड़े हुए, 29 जिले का पंजाब था, जिसमें 16 आज पाकिस्तान में, 6 आज पंजाब में है, 5 आज हरियाणा में है, 2 आज हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह बंगाल ने ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का बंटवारा। और एक चलते चलते ये बताऊं, हमारे समाज के भाइयों ने, जिस तरह खेड़ा साहब नीले कपड़े की बात कर रहे थे ना, इसलिए याद आ गई, हमारा जो मुल्तान जिला था उसके अंदर एक मेहर सभा ने 5 लाख एकड़ जमीन दबा रखी थी। चौधरी छोटूराम जी ने, जब वो बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, 3 तहसीलदार अपॉइंट करके, और हमारे एससी समाज के अंदर जो वो मुजारे बैठे थे, उनको मालिक बनाने का काम चौधरी छोटूराम ने किया मुल्तान के अंदर। और उसके बदले हमारे एससी समाज ने इतना बड़ा सम्मान दिया था, चौधरी छोटूराम जी को हाथी पर बैठा करके, नीला साफा बांध करके दीन बंधु की उपाधि मुल्तान के अंदर दी गई थी हमारे एससी समाज द्वारा। रैबर आजम का खिताब मुसलमान भाइयों ने लायलपुर की जनसभा में 1943 में दिया। तो हम तो पहले से एक हैं। आज जो ये धर्म की और जाति की जो अफीम बांट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इस अफीम से बचना है और यूनिटी बना के आगे बढ़ना है। हमारे अंदर दलाल होंगे तो हम कमज़ोर होंगे, नहीं तो चाहे चीन की दीवार से टकराना पड़े, आप किसी से घबराते नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बलारा साहब, आपके ओजस्वी विचारों से। साथियों, मैं बड़ी विनम्रता से साथ अपने आगामी वक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ शब्द हम प्रचलन में इस्तेमाल करते हैं, मगर वो
संवैधानिक नहीं है, जैसे दलित, हिंदुस्तान और हरिजन। तो मेरी बड़े विनम्रता के साथ आगामी वक्ताओं से रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे, चूँकि बंडाल से भी ये फीडबैक आ रहा था कि इन शब्दों का हम परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आगामी जो हमारे वक्ता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूँकि हमने कार्यक्रम लेट शुरू किया था, इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं और समय पे हमें समाप्त करना चाहिए, तो हम ऑलरेडी लेट हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारे आगामी वक्ता हैं वो 5-5 मिनट में अपनी बात कहेंगे। मैं आगे अनुज गौतम सीईसी मेंबर मूल निवासी विद्यार्थी संघ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात कहें। अनुज गौतम जी। धन्यवाद संचालन महोदय, और आप सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मेरा जो आज का विषय है भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य उद्घोष, इस पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है और मैं अपने समय के अंतराल में ही अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। साथियों, हम आज बामसेब का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहे हैं और 50 वर्ष इसको पूर्ण होने जा रहे हैं और गोल्डन जुबली हम यहाँ पर अपने संगठन की मना रहे हैं। साथियों, मैं मैकेनिकल का छात्र हूँ, मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है और मैं मशीनों के बारे में मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी है और मुझे मशीनों से बड़ा प्यार भी है और उनको ठीक करना भी मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर इस देश की मशीनरी को ठीक करने में लगाई गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस देश की मशीनरी को भी मैं अच्छी तरह से ठीक करने में अपना योगदान देने की कोशिश करूँगा। साथियों, भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थी, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े लाभार्थी इस देश में जो हैं वो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, उनको वो अवसर, वो साधन नहीं मिल पाए जो आज हमें मिल पा रहे हैं। क्योंकि भारत के संविधान के लागू होने के बावजूद उसके बाद ही हम लोगों को नौकरी और ये अधिकार, ये शिक्षा मिल पाई, और लागू होने के बाद भी उस स्तर पर नहीं मिल पाई। लेकिन आज के समय में हमें भरपूर मात्रा में वो शिक्षा मिलने लगी और वो अधिकार, वो साधन मिलने लगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता अच्छी नौकरियों में गए, अच्छे पदों में गए और वो हमें आज हमारे लिए अच्छे अवसर, हमें संसाधन प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़े लाभार्थी मैं विद्यार्थियों को मानता हूँ। और हम लाभार्थी होने के बावजूद हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि ये जो कुछ हमें मिला है महापुरुषों के संघर्ष और उनके त्याग और बलिदान की वजह से मिला है। और हमारे बुजुर्ग जिन्होंने ये मेहनत की है, ये जो उन्होंने अपना योगदान इस समाज के लिए लगाया है, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि बामसेब को आज 50 वर्ष हो चुके हैं और 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी में हम इस आंदोलन को लेकर जाएं। तो इस जिम्मेदारी के साथ ही मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसा मानता हूं कि इस लोकतंत्र का जो लाभ ले रहा हूं, इस अधिकार का जो लाभ ले रहा हूं, वो अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, आज से 4 साल पहले मैं बामसेब के संपर्क में आया और उसके संपर्क में आने से 4 साल में मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही मुझे आज खुशी हो रही है कि आज मैं इतने कम अंतराल में मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें 5 मिनट का वक्त दिया गया है और हम बामसेब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं
हम देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अगर हमें इस देश की संसद और विधानसभा में बोलने का मौका दिया गया और उसी देश की संसद और विधानसभा में अगर हम खड़े होकर बोले तो उस समय अंतराल के जो हमें 5 मिनट का समय दिया गया है, वहाँ 2 मिनट और 4 मिनट का समय मिलता है। उस समय अंतराल में हम कोशिश करेंगे कि अपने जो हमारे समाज के जो अधिकार हैं, जो उनके साथ आज अन्याय हो रहा है, उन अधिकारों को हम जरूर आप लोगों तक लेकर आने का प्रयास करेंगे। साथियों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और एक उत्तराखंड की घटना आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। अभी 2023 में हमारे हरिद्वार ज़िले में SC/ST के लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई जो पूरे देश में के लोगों ने देखी। एक गांव वहाँ पर पड़ता है बेल्डा। उस गांव के पूरे समाज के जो SC के लोग थे उनको बड़ी बेरहमी से शासन प्रशासन के द्वारा पीटा गया। वहाँ पर एक व्यक्ति की, हमारे समाज के व्यक्ति की अदर कास्ट के लोगों ने वहाँ पर उनको जान से मार दिया था। तो हमारे समाज के लोगों ने उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आंदोलन किया और उस आंदोलन के, क्योंकि शासन सत्ता में वहाँ पर वो लोग बैठे हैं और उन्होंने हमारे समाज के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से उनको पीटा और उनको मारा। और उसके लिए साथियों एक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन में हम भी वहाँ पर पहुँचे और चूँकि हम विद्यार्थी और हम विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमने उस आंदोलन का समर्थन किया। और जब हम आंदोलन में बैठे तो एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि क्योंकि हम वहाँ के एक्टिविस्ट हैं और हम बहुत सारी आंदोलन वहाँ पर करते रहते हैं, तो पत्रकार लोग थोड़े बहुत ही जान पहचान रहती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाते हैं तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, ये अलग मैटर, और हमने आपको जहाँ भी देखा है आप विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाते हैं। लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि ये जो कुछ भी एजुकेशन मुझे मिली है, ये जो शिक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान मिला है, ये हमारे महापुरुषों की वजह से मिला है और ये हमारे बुजुर्ग जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं उनकी वजह से हमें मिला है। अगर एक तरफ हम अपनी डिग्री को, हम अपनी शिक्षा को अपने बैग में छुपाकर चलते रहेंगे और एक तरफ हमारा समाज इस शोषण का, अन्याय का, अत्याचार से आता रहेगा तो हमारी डिग्री किसी काम की नहीं है, हमारी ये शिक्षा किसी काम की नहीं है, हमारा मान सम्मान किसी काम का नहीं है। तो अगर ये डिग्री, शिक्षा हमारे समाज के काम नहीं आ सकती तो हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज का जरूर ध्यान रखें। जैसे हमारे महापुरुषों ने इस देश के समाज कल्याण में, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, वैसे ही हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस अभियान को, इस आंदोलन को, इस आइडियोलॉजी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और जल्द ही हम आशा करते हैं कि आज विद्यार्थी संघ भी आपके बीच में आ गया है और विद्यार्थियों के माध्यम से, क्योंकि युवा जो होता है वो देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, अगर हम इस आंदोलन को उनके बीच में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम बहुत जल्दी सफल भी होने वाले हैं। क्योंकि अभी 2017 में हमने मूल निवासी विद्यार्थी संघ का निर्माण किया और बहुत जल्दी से हमने अभी 2 साल पहले पूरे देश के लगभग 17 से 18 राज्यों में हमने विद्यार्थी संसद का आयोजन भी किया। तो लगभग देश के 1820 राज्यों में हम पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में हम इस देश के विद्यार्थियों में भी अपने आंदोलन को पहुंचाने वाले हैं। और वो दिन दूर नहीं जो हम आंदोलन में नारा लगाते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हम देश की शासन व्यवस्था को, इस देश की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हम उस व्यवस्था को चेंज करने वाले हैं, ऐसा मुझे पूर्वानुमान हो रहा है और आभास हो रहा है और हम उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और इस आंदोलन में इस लाभार्थी जो मैं लाभ ले रहा हूँ इस लोकतंत्र का, उसका मैं कहीं ना कहीं जो महापुरुषों का कर्ज है उसको चुकाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद अनुज जी। अब इसी कड़ी में मैं माननीय मियाँ सिंह इस देर नहीं है, मियाँ सिंह जी नहीं है ना, ओहो सॉरी, मंगलचंद हंसदा जी, मूल निवासी सभ्यता संघ, प्लीज। सबको जय भीम, जय मूल निवासी। मैं आज यहाँ मूल निवासी सभ्यता संघ के बिहाफ से यहाँ खड़ा हूँ। तो ये हमारा जो मूल निवासी सभ्यता संघ है, इसका जो सृजन है उसमें हमारा जो मातृ संगठन वामशेप है, उनका ये मनसा रहा कि
हमारा जो आंदोलन है, फुले अंबेडकरी विचारधारा वाले जो आंदोलन है, उसमें हमारा जो सभ्यता और ये जो हमारा कल्चर, उसमें क्या योगदान कर सकता है। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि बौद्धिक स्तर पर बहुत सारे लोग जो हमारे गांव देहात में रहते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से हम प्रतिभावान होते हैं। हम बहुत जल्दी अपने जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, लोक कहानियाँ हैं, उनसे हम ज़्यादा वास्ता रखते हैं। तो क्यों ना हम इस सभ्यता संघ के द्वारा उन प्रतिभाओं को एक मंच दे, उनको निखारे, उनको अवसर दे, इस आंदोलन के साथ में चलने के लिए एक माहौल बनाएं कि कैसा हम एक गीत के द्वारा, संविधान गीत जो आज BS4 हम चला रहे हैं, उसमें लोगों को हम संविधान की बारीकियां कैसे समझा पाएं, उसको नृत्य के द्वारा, उसको नाटक के द्वारा, वाचक शैली के द्वारा हम किस तरह से उसको लोगों के सामने लेके उनके द्वारा इस आंदोलन को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। उनकी छोटी सी वानगी हमने 2022 अक्टूबर 26-27 को औरंगाबाद में एक हमने राष्ट्र अधिवेशन किया था। उनमें लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सराहा, कुछ समझा। तो अभी हमारा जो दायित्व है, क्योंकि हमको हमारा जो BS4 का जो आंदोलन है, उसमें हमारे बच्चे, हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हमारा अभी भी हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो कल्चर है, उसको पकड़ के रखा है, उसको किस तरह से हम दोबारा जीवित करके, पुनर्जीवित करके अभी के समय के अनुसार हम किस तरह से इस आंदोलन के लिए उसके अनुरूप बनाएं, ये हमारा दायित्व है। तो इसमें हम जब पूरा जवाबदेही के साथ हम ये बोलना चाहते हैं कि इस आंदोलन में हम आगे बढ़कर इस आंदोलन को कैसे हम इसका अगुवाई करने में हम मदद करें। मैं आप सबों से आह्वान करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी प्रतिभावान हैं, वो मूल निवासी सभ्यता संघ से जुड़े, यहाँ आए, हम उनको वो मंच देंगे और उसको वो हम जो निखार है उनके अंदर लाके हम उस आंदोलन में उनको शामिल करेंगे। जो शामिल अभी नहीं हुए हैं, अभी हमारा आगामी फरवरी के पहले सप्ताह में जमशेदपुर में एक कलाकार का आयोजन किया जा रहा है, कलाकार महोत्सव का, जिसमें 4 दिन का ट्रेनिंग होगा और अंत दिन हम उसमें परफॉर्म करेंगे। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि सभी देश के सभी साथी उस कार्यक्रम में शामिल हो, जो भी इसमें रुचि रखते हों। दूसरा, मार्च के पहले सप्ताह में हम दिल्ली में एक वाङ्मय समिति संगति यानी कि साहित्य सम्मेलन करने वाले हैं। तो हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, वो उसमें शामिल हो और उसमें हम इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे, हमारे विचारधारा को हम माने एक एक व्यक्ति तक, गांव के अनपढ़ से लेकर शिक्षित लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसका हम कोशिश करेंगे। दूसरा, अभी वो तय नहीं है, लेकिन हम हैदराबाद में एक फिल्म फेस्टिवल भी करने वाले हैं, उसमें भी मैं चाहूँगा कि लोग वहाँ पे शामिल हों और इस आंदोलन में इस तरीके से भी हम एक बार सोचें कि ये कितना कारगर होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बहुत भाषण देने के बावजूद भी हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। जो एक गीत के द्वारा, एक नाटक के द्वारा, एक नृत्य के द्वारा जल्दी समझ जाते हैं। तो ये हमारा कोशिश रहेगा। मूल निवासी सभ्यता इसके लिए प्रतिबद्ध है और आप सबका सहयोग के साथ इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना विराम को धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मंगलचंद जी, आपने टाइम लिमिट के अंदर अपनी बात रख दी। अब मैं मान्यवर PK सिंह जी, CEC मेंबर MKKM, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी।
आज का सब्जेक्ट संविधान और लोकतंत्र पर है। भारत के संविधान में की प्रस्तावना में ही हमको लोकतंत्र की दिया गया है, लिखा है। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। और इसमें चारों ही क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व न के बराबर है। न्यायपालिका ने हमेशा आपके साथ आपके अधिकारों को हनन करने की निरंतर कोशिश की। मद्रास की सरकार ने जब SC/ST का रिजर्वेशन लागू किया तो वहाँ की मद्रास का उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही हमारे SC/ST रिजर्वेशन के लिए अवैधानिक घोषित किया। और उसमें बाबा साहब पेरियार साहब थे, उन्होंने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की वजह से आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 15(4) अनुच्छेद 16(4) की व्यवस्था हुई। OBC के रिजर्वेशन के लिए भी न्यायपालिका ने 1992 में जो निर्णय आया वो भी आपके मतलब उसमें भी उन्होंने आधा अधूरा लागू किया और उसमें 50% की सीमा लगा दी, जो संविधान में इस पर आरक्षण की कोई सीमा नहीं। और जब EWS का रिजर्वेशन लागू करना हुआ तो 50% की सीमा खत्म हो गई। इसी तरह कार्यपालिका में राष्ट्रपति संघ की शक्ति जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्यपाल में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका में भी हमारा प्रतिनिधित्व न के बराबर है। और आजकल की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है आपके अधिकारों को निरंतर खत्म कर रही है। अभी 2 साल पहले BSNL में 84,000 लोगों का एक साथ जबरिया BRS दिया गया। आज की बहुत बड़ी स्थिति बड़ी संकट में है। जो नौकरी कर रहे हैं उनका भी जरूरी नहीं कि पूरी नौकरी हो जाए। अभी एक बिल लाने की कोशिश की गई पेंशनरों के बारे में भी, तो स्थिति इसमें बड़ी विकट है। और संविधान पर तो जब संविधान का स्वर्ण जयंती मनाना था 2000 में, उसमें भी यही सरकार उसमें भी थी, तो उसने कहा कि संविधान खराब हो गया है, इस संविधान को बदल देना चाहिए। तो महामहिम राष्ट्रपति के साहब ने कहा कि संविधान खराब है कि संविधान को लागू करने वाले खराब। इस पर हमारी वाम सेब ने लगभग कई हजार कार्यक्रम पूरे देश में लगाए। और उस समय की वाजपेयी सरकार ने यही नहीं रुकी, संविधान समीक्षा आयोग बैठाला M वेंकटचलैया न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में। तो इस संविधान पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, लोकतंत्र पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं। 1982 तक इस देश में आर्थिक विषमता कम हुई और 1982 के बाद इसमें आर्थिक विषमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों की नीतियों में भी इसमें इन्होंने निजीकरण बड़ी तेजी से लागू कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग लागू कर रहे हैं, संविदा लागू कर रहे हैं और एक बैकडोर से लागू कर रहे हैं, बैकडोर से बढ़ रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भारतीय संविधान के तहत, संघ लोक सेवा आयोग, हमारे विद्यार्थी मेहनत करके जाते हैं और जब सेक्रेटरी के रैंक पर पहुंचते हैं तो केंद्र सरकार में जाके जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। और इस सरकार ने कई लोगों को सीधा संयुक्त सचिव बना दिया और उसमें SC/ST OBC का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं रखा गया। प्रतिनिधित्व नहीं जब हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। तो और जब न्याय नहीं है, लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। क्या ये शासन है? आज नहीं है। तो इसके लिए जो है आपके पास जो अधिकार है, बोर्ड का अधिकार, उस बोर्ड के अधिकार को आपको
अपने दोस्त दुश्मन की पहचान करते हुए उसका प्रयोग करना होगा। वामसेप का महत्व हम नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन समझता है। दैनिक जागरण में एक लेख छिपाता है, उसमें प्रोफेसर त्रिवेदी कह रहे हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा बाधक वामसेप है। और हमारे लोग हमसे पूछते हैं कि वामसेप क्या कर रहा है। और अभी कुछ लोकतंत्र के लिए हमको सामूहिक संकल्प विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसको जन आंदोलन बनाना है, और जन आंदोलन के लिए हमको लोगों के बीच जाना होगा और आपस में भाईचारा बढ़ाते हुए संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा। अभी संवैधानिक संस्थाएं निर्वाचन आयोग है, क्या निर्वाचन आयोग सही ढंग से काम कर रहा है? निर्वाचन आयोग जो है किसी पार्टी विशेष का इसमें प्रवक्ता हो गया है, और निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को आप उसी तरह से हटा सकते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को हटा सकते हैं महाभियोग के माध्यम से। तो हमको जो है अपनी जितनी शक्ति बढ़ा लेंगे उतनी ही हम बात मानने के लिए वो सरकार बाध्य होगी। अभी 2 उदाहरण हैं, किसानों के 3 बिल वापस हुए और बजरंग पूनिया उनके माध्यम से उन्होंने जो है जो कुश्ती महासंघ था भारत का उसको निरस्त कर दिया। तो आप जितना संगठित होंगे आपकी शक्ति है, आप देश में लगभग 90% हैं और 90% जब चलेगा तो एक आदमी पर 9 आदमी भारी हो सकते हैं। इसके लिए हमको निरंतर काम करने की जरूरत है। जय हिंद, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, पीके सिंह जी। अब मैं हमारे अध्यक्षीय भाषण से पहले जो हमारे वक्ता एडवोकेट माननीय पूनम उमरे जी जो समता सैनिक दल में काम करती हैं चंद्रपुर में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आएँ और अपने विचार रखें। एडवोकेट पूनम उमरे जी। थैंक यू सर। हमारे मूल निवासी समाज में जन्म लिए और हमारे उत्थान के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, ऐसे सभी महान थोर पुरुषों को मैं त्रिवार अभिवादन करती हूँ। विचार मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पे हमें सुन रहे सभी मूल निवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट पूनम वाघमारे उमरे, मैं समता सैनिक दल की जिला प्रचारक भी हूँ और BS4 के माध्यम से संविधान प्रबोधन का काम भी कर रही हूँ। तो आज का जो विषय है भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य उद्घोष, परिचर्चा से सामूहिक संकल्प की ओर। यानी भारत का संविधान, यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हैं, हम भी यहाँ के जो सभी मूल निवासी है, भारतवासी है, उनको सभी को भारत का संविधान क्या है और जिन अधिकार के वजह से, मूलभूत हक के कर्तव्य के वजह से हम आज यहाँ पर बैठे और मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत यहाँ पर बोल सक रही हूँ। ये राइट मिला है। मनुस्मृति के तहत हमें कोई भी राइट नहीं था, इससे आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ है। तो भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान सबसे पहला आर्टिकल ही बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत। फिर भी हमारे भारत के पंतप्रधान या अन्य और मंत्री जो भारत के संविधान के अंतर्गत वहाँ पे निवडणूक लड़ा के चुन के गए हैं, वो भी इस भारत का उल्लेख आर्टिकल 1 का उल्लंघन करते हुए हिंदुस्तान करते हैं। हिंदुस्तान यानी क्या, ये पहले हमको समझना होगा कि हिंदुस्तान यानी मनुस्मृति ने जो कि सबसे पहले जो लेडीज है, स्त्रियां है,
जो महिलाएं हैं उनके हक अधिकार को कुचल दिया था। और बाबा साहब कहते हैं कि जब तक महिला शिक्षित होकर अपने बच्चों को, अपने पति को अच्छा ज्ञान देकर पढ़ाएंगी नहीं, तब तक कुटुंब जो है, परिवार जो है, वो गुलाम रहेगा। और अगर स्त्री गुलाम है, बच्चे गुलाम है, तो पर्याप्त से समाज गुलाम होगा। तो जो स्त्रियों के लिए बनाया गया था मनुस्मृति और अस्पृश्य शूद्र लोगों को, जो वो लोगों ने ये शब्द दिए थे, वो लोगों को नीचा कुचला रखने के लिए हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया गया था। तो मनुस्मृति में जो प्रावधान है उसे हम फिर से जोर दे रहे, दुजोरा ये वक्तव्य होता है, इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए एक मूल निवासी के तहत कि हमारे सामने अगर कोई भारत को, जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 के तहत कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, और हमारे सामने अगर कोई हिंदुस्तान कहता है, तो हमें उनको ये बताने की हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम भारत के संविधान का हर जगह अवेयरनेस कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान में आर्टिकल 5 to 11 जो हमें मैं कुछ ही आर्टिकल बताऊंगी, जो हमें इस भारत में नागरिकत्व प्रदान करता है, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप प्रदान करता है। यहाँ अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे 2 नागरिकत्व मिलता है, लेकिन हमारे भारत में हम इंडियन सिटीजन कहते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखा, तब उन्होंने कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूँ, मध्य भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ, क्योंकि आर्टिकल 5 to 11 के अंतर्गत हमें भारतीय नागरिकत्व का अधिकार मिला है। इससे हमें अवेयर रह के हम जहाँ भी क्षेत्र में BS4 के अंतर्गत काम करते, जैसे आज के विषय के अनुसार ही मैं बोलूँगी कि भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों जो बोल रहे हैं, तो BS4 के माध्यम से, BS4 यानी क्या, तो भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन करेगी। अगर हम हर मूल निवासियों की, हर भारतवासियों की जिम्मेदारी है, तो आर्टिकल 5 to 11 के अंतर्गत हम इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं। ये हम हर भारतवासी को, फिर वो अपर कास्ट से भी बिलोंग करता होगा, तो हमें बताने की उसमें हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम सही लाभार्थी हो सकेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 12 to 35, जिससे आप सभी वाकिफ है कि जिस वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिस वजह से हम हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार पा सके हैं कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो स्टेट आता है, जिसमें केवल संसद और विधान भवन ही नहीं, तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो है, जो प्रशासकीय भवन भी आते हैं, उसमें काम करने वाले लोग भी जिसमें आते हैं, तो वो स्टेट से बिलोंग करता है। तो हम जो राइट्स उससे पा रहे हैं, ग्रामीण स्तर तक, गांव, हमें जब हम अपर आ जाते हैं, जैसे हम अर्बन साइड में रहते हैं, तो हमें हमारे गांव के लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें उन्हें भी कैसे अपलिफ्ट करते आना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रामीण ठिकान से भी, जो गांव के लेवल से भी जो संस्थाएं काम करती है, तो सबसे पहला हमारा राइट शुरू होता है कि हमें अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अच्छा है तो हमारा मेंटल और बौद्धिक जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, और हम शारीरिक मानसिक रूप से जो अगर अच्छे रहेंगे, तो हम एजुकेशन, हेल्थ और उसके बाद हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जो संविधान के आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है अलग अलग आर्टिकल में, तो वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें ये प्राप्त करने के लिए, जैसे हम BS4 के माध्यम से डोर टू डोर जाकर हमारे मूल निवासी भाई बहनें हैं,
जो गांव में भी रहते हैं, जो शहर में भी रहते हैं, जो कुछ पढ़ लिख के तो आगे बढ़ के हम अच्छे से बातें करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अभी भी शिक्षा से वंचित है, जिन्हें शिक्षा क्या है ये पता नहीं, गुलामी क्या है वो पता नहीं, जो अपर से कानून लाद दिए जाते हैं तो वैसे ही मान लेते हैं। जैसे चंद्रपुर नागपुर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली भाग में कुरखेड़ा एक गांव है। जब मैं MSW भी हुआ है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसके अंतर्गत जब हमने विजिट किए उस कुरखेड़ा गांव में और जो वो आदिवासी बंधु के ट्राइबल लोगों की स्थिति देखी तो हमने देखा कि उनके छोटे छोटे बच्चों को रोटी नहीं, तभी कुछ साथ चल रही थी, उनके आंख पे फोड़े आए हैं और वो मिट्टी के लेप लगा रहे हैं। तो इस जनरेशन में जहाँ हम 21वीं 22वीं सदी तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे हम महासत्ता बनने की बात कर रहे हैं, जगत में हम इतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर अभी कुछ 2012-13 और अभी भी वैसी ही परिस्थिति है, तो हम हमारे आदिवासी बंधुओं को अपलिफ्ट नहीं कर पाए। तो पहले तो हमारे मूल निवासियों बंधुओं का काम है, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तो करेंगे ही, वो तो हमारा प्रण है, लेकिन पहले जो अभी हम कर सकते हैं कि वहाँ ऐसे गाँव में पहुँचकर उन लोगों को उनका फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार है जो खाना पीना और शिक्षा, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की, उनको अवेयर कर सके, हमसे जोड़ सके। ये पहला हमारा कर्तव्य है। मैं सब्जेक्ट के वाइज ही बोल रही हूँ कि हमारे लोकतंत्र के लाभार्थी है, जिनका कर्तव्य क्या है, हमने तो लाभ ले लिया है। फिर उसके बाद आता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ, जो अलग अलग संगठन को एक करके, जैसे मैं भी समता सैनिक दल से बिलोंग करती हूँ और मैं भी अलग संगठन, लेकिन अलग नहीं बोल सकते क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही उसकी स्थापना की थी, और इसलिए की थी क्योंकि अगर कोई मूल निवासी भाई बहन को गांव में या जो अभी जो घटना घट रही है कि अनेक जगह पर हमारे मूल निवासियों को, भाइयों को दबा कुचला जा रहा है, तो उनको दबा कुचला ना जाए, इसलिए प्रत्येक घर में, हर घर में एक सैनिक होना चाहिए और वो स्वयं सैनिक होना चाहिए और उसका तत्व समता होना चाहिए। जहाँ से हमारे संविधान का प्रस्तावना ही प्रियम्बल कहता है समता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुता, तो समता सैनिक दल से बिलोंग करते हो तो हम अगर किसी भी समुदाय या मूल निवासी पर संकट आता है तो समता सैनिक दल का सैनिक लड़ने के लिए सज्ज होना चाहिए। तो ऐसा सैनिक भी हमारे इसमें निर्माण होना जरूरी है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे जैसे हमारे बच्चे हैं उनको हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और BS4 के सर 5 मिनट कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ, जिससे हम पहले हमारे बच्चों को, जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जिनकी चिंता हमें पड़ी है, तो उनके लिए सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मुझे बहुत से पॉइंट रखने थे लेकिन मुझे पर्चा आ गया था, फिर भी मैं कुछ मुद्दे मानूंगी जो हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम कर सकते, हम गवर्नमेंट करेंगी तब का तब। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हम BS4 के द्वारा हमारे बच्चों के लिए कराटे, परेड, लाठी काठी और वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कर पाए, इसलिए, और एजुकेशन से हमारी अगर विचारधारा, वो लोग गलत विचारधारा, मनुवादी विचारधारा हमारे बच्चों को स्कूल के माध्यम से, जरिए से लादना चाहते हैं, तो हम चुपचाप रहेंगे क्या? हमें भी राइट है, वो अगर प्राइवेट के माध्यम से प्राइवेट स्कूल खोल के हमारे बच्चों को गलत विचारधारा दे रहे हैं, तो हमें भी प्राइवेट राइट दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो हमें उस राइट का यूज़ करके हमारे भी कुछ संस्थान होना चाहिए जहाँ पे हम हमारे बच्चों को हमारी विचारधारा, नहीं आप पूरे दिन भेज सकते तो संडे को भेजिए, विचारधारा दीजिए, मेडिटेशन दीजिए, उनको पढ़ाइए कि ये हमारा इतिहास है, उन्हें MBBS के लिए, नीट के लिए क्या चाहिए, अगर हम विद्यार्थियों को वो देंगे तो विद्यार्थी अपने आप हमारे पास आएंगे, अगर हम नहीं देंगे तो वो कहीं और जहाँ मिल रहा वहाँ चले जाएंगे, और फिर हम उनको दोष देंगे तो वो उनका दोष
नहीं होगा तो हमें उन्हें नीट के लिए हमारे जो लेक्चरर है, जो अच्छे उनका बौद्धिक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ गया है, वो लोगों ने ऐसे लोगों को उतना मोटिवेट करना चाहिए, वो देना चाहिए उनके लिए। जो बच्चे गरीब है, विलेज में रहते हैं, उनके लिए हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कुछ इकोनॉमिक हम बना रहे हैं, उसके ज़रिए हमारे बच्चों के लिए वसति गृह निर्माण करना चाहिए, जो गरीब बच्चे पढ़ सकते नहीं है। हमारा भी प्राइवेट का हम बना सकते हैं ना, है कि नहीं मूल निवासियों में ताकत? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना सकते हैं और कुछ बच्चों को फॉरेन भेज सकते हैं, तो क्या हम इतने सारे मूल निवासी नहीं कर सकते? हमारे बच्चों के यहाँ कितने तो भी डॉक्टर अगर बैठे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में और राष्ट्र में अगर हमारा खुद का अस्पताल होगा, वो फिर बामसेप के जरिए चलाओ या BS4 के जरिए, तो हमारा इकोनॉमिक, हमारे डॉक्टर और हमारे ही लोग हमारे हेल्थ के लिए आएंगे और हमारा पैसा हमारे तरफ होगा, तो हम भी उनको अच्छा इलाज दे सकेंगे। हमारे बच्चे डॉक्टर बन के सेफली वहाँ पर रह सकेंगे। क्यों पल्लवी तड़वई का घटना घटेगा? अगर हम उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकेंगे। हम सिर्फ अगर स्पीच करते बैठेंगे, उन्होंने वैसा किया, ब्राह्मण ने वैसा किया, तो वो तो अपनी विचारधारा से अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुद अपने अपलिफ्टमेंट के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर, उनका अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं, मुझे दूसरा पर्चा आया लेकिन फिर भी मैं बात रखूंगी 5 मिनट में, कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि मैं, वो भी असेंबली में बोलते हैं कि मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ। क्यों? कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, कितना बोल लो, जब तक वो चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तब तक संविधान का कोई महत्व नहीं। और अगर बाबा साहब ये कहते हैं और यहाँ बैठे सभी मूल निवासियों को लगता है कि हम में ताकत है संविधान को जैसे कि वैसा लागू करने के लिए, तो हमारे प्राइवेट वर्क से, व्यक्तिगत वर्क से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और शासन में जाकर फिर वहाँ से लागू करना पड़ेगा, तभी हम कर सकेंगे। नहीं तो हमारे बच्चे, जो पहले परिस्थिति थी सम्राट अशोक के काल में आई, फिर चले गई, फिर बाबा साहब के काल में, और अभी हम हैं, तो ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मजबूत करके फिर हम हमारा गवर्नमेंट पे सत्ता जब आएंगी तब करेंगे। बहुत से पॉइंट्स रह गए, फिर भी कोई बात नहीं, अगली बार जब आऊँगी तब बता दूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो BS4 के डोर टू डोर के माध्यम से हमें उन लोगों तक पहुंचना है, उनको उनका फंडामेंटल राइट और हमारे जो मार्गदर्शक तत्व है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, वो उनको बता के हमें भी हमारे इंस्टीट्यूशन चला के बच्चों को अपलिफ्ट करना चाहिए, युवाओं को अपलिफ्ट करना चाहिए, उनको खुद का रोजगार बनाने में सक्षम करना चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही बोलती हूँ और अपने बात को विराम देते हुए, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद मैडम। साथियों, एक अनाउंसमेंट है, जो साथी DK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट को दान देना चाहते हैं, वो मंच पे पीछे दुष्यंत पाटिल जी बैठे हैं, वो अपना नाम और अमाउंट नोट करा दें। दुष्यंत पाटिल जी यहीं बैठे हैं पीछे, जो DK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट को दान देना चाहते हैं, वो अपना नाम और अमाउंट यहाँ पीछे नोट करा दें। अब इधर ही बैठे नहीं। अभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं मान्यवर सुरेश द्रविड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपना अध्यक्ष भाषण प्रस्तुत करें। माननीय सुरेश द्रविड़ जी। साथियों, इस सत्र में विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधिगण और सभागार में उपस्थित साथियों, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं
कल भी इस विषय पर बातचीत रखी गई कि भारत के संविधान से और लोकतंत्र से जिन्होंने लाभ लिया, जो इसके लाभार्थी हैं, उनका क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या उद्घोष करना चाहिए और आपस में सामूहिक चर्चा करके हमें सामूहिक संकल्प, वो कौन सा संकल्प है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। उसकी चर्चा कई साथियों ने यहाँ पर की और उसके तौर तरीके भी आपको बताए। उस पर जाने से पहले एक बात की चर्चा सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उनसे भी अपील है कि हमें एक चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस चर्चा पर हम जाएंगे। उस चर्चा से पहले मतलब एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। हमने अलग अलग रहकर आज तक क्या किया, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, बामसेप के बारे में भी बोलते हैं। हालांकि वो लॉजिकल सवाल नहीं है, क्योंकि बामसेप एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, एक जाति की नहीं हो सकती, एक पार्टी की नहीं हो सकती, एक एरिया की नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि बीएसपी की बामसेप, क्या नाम है, मेसराम की बामसेप, ताराराम की बामसेप, सुबच्चन राम की बामसेप, ऐसे कई लोगों की, इधर भी कई बार बोल देते हैं कई लोग बोरकर साहब की बामसेप, क्योंकि बामसेप एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। बामसेप मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का संगठन है और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित करने के लिए नहीं है। तो बामसेप क्या है? मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का संगठन है। और किस लिए है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। हम टोटल चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए है। लेकिन फिर भी कई तरह के उतार चढ़ाव आए। रात भी हम चर्चा सुन रहे थे, हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने जो इन अनुभव से गुजरे हैं, जो टूट फूट भी हुई वो, और उसके बावजूद भी समाज में गलत सवाल उभर रहा है कि किसकी बामसेप, क्या किसी की बामसेप होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए साथियों हमें समाज में सही सवाल भी खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि समाज में गलत सवाल उभर रहे हैं और गलत सवालों के गलत जवाब होंगे, उससे परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस चर्चा में जाने से पहले जो बामसेप के नाम पर काम कर रहे हैं उनसे भी, और जो अलग से काम कर रहे हैं उनसे भी, जो इन फूले अम्बेडकरी आंदोलन या किसी भी, जैसे कल अशोक भारती जी वो दलित संगठन के नाम पर काम कर रहे हैं, ऐसे भी जो संगठन हैं, उन सब से मैं एक अपील करता हूं, वो विश्लेषण करें, वो चिंतन मनन करें कि हमने अलग अलग रहकर आज तक क्या किया, और ऐसे ही अलग अलग रहे तो क्या होगा। क्या हमें भविष्य में भी अलग अलग रहना चाहिए? मतलब आज तक रहे, जो भी अज्ञानता या जो भी, आज हमने विषय रखा है लोकतंत्र के लाभार्थी और भारत के संविधान से जिनको लाभ मिला, कम से कम उन्होंने तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? पीछे एक दिन बोरकर साहब ने नागपुर में एक प्रशिक्षण शिविर में बताया कि भारत का संविधान जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा करता है, उदाहरण देकर भी समझाया। मैं उनकी कुछ बातें रिपीट करना चाहूँगा कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो गर्भावस्था में टीके लगाए जाते हैं, उस भ्रूण की हत्या नहीं कर सकते, गर्भ नहीं गिरा सकती औरतें। तो इसका मतलब क्या? उसके लिए कानून भी हैं और अलग अलग राज्य में उसके लिए, महिलाओं के लिए या शिशु की देखभाल के लिए अलग अलग योजनाएं भी हैं। जच्चा बच्चा सुरक्षा स्कीम, ऐसी कहीं कुछ पैसा भी मिलता है। मतलब ये ड्यूटी किसकी है? भारत के संविधान के मुताबिक सरकार की ड्यूटी है कि बच्चा गर्भ में आया
उसकी सुरक्षा करना। बच्चा पैदा होकर के जमीन पर आया तो आंगनवाड़ी केंद्र, शिशु सुरक्षा केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, ऐसी कुछ हॉस्पिटल बनाए गए छोटे छोटे कि उसकी देखभाल हो। और बच्चा 6 साल का हुआ स्कूल में, 14 साल तक फ्री एजुकेशन, पढ़ लिख करके कॉलेज में आया, कॉलेज के बाद वो पढ़ लिख के नौकरी पे गया या किसी संस्था में गया, रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये किस लिए दिया जा रहा? जब हम मर जाते हैं हम अपना क्रियाक्रम भारत के संविधान के मुताबिक अपने तौर तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अभी अनुज जी ने बहुत बढ़िया बात की कि मुझे विद्यार्थी होने के नाते भारत के संविधान का लाभ मिला, लोकतंत्र का लाभ मिला, लेकिन एक सवाल वो उनकी बात में था। यहाँ क्या सवाल था? जो हमारे सांसद हैं, SC ST OBC के, किसानों के, मुस्लिमों के, सिखों के, ईसाइयों के, वो सांसद संसद में क्या कर रहे हैं? वो संसद में वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? उनको उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो उनकी बात वहाँ बोलनी चाहिए, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्या कारण है? कारण तो आप समझते हैं कि वैचारिक मजबूत नहीं है, उनको जानकारी की भी कमी हो सकती है और उनके पीछे कोई संगठन नहीं है। लेकिन आप संगठन हो, बामसेफ संगठन है, अगर वो बामसेफ संगठन के साथ जुड़े तो उनको मजबूती मिल सकती है, वो अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी सुरक्षा करता है। तो क्या हमें इस संविधान की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो कैसे करोगे? जब हम संविधान की सुरक्षा नहीं करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? और उसके लिए आज देश में क्या हो रहा साथियों, हमें इसको जानने और समझने की जरूरत है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे, पीछे एक NCRB का एक आंकड़ा आया, 2019 से 21 तक 13 लाख लड़कियां गायब हो गई, किशोर महिलाएं, पूरे देश का आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा किसी मीडिया ने चर्चा में नहीं किया। अब ये महिलाएं, किशोर लड़कियां कैसे गायब हो रही हैं? क्यों गायब हो रही हैं? कौन गायब कर रहा है? क्या बिना सरकार के गुंडों के, क्या बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के गायब हो रही हैं? कोई तो है। पीछे लखनऊ के आसपास का एक रिपोर्ट आई कि वहाँ अंग बेचे जा रहे हैं। आप नेट पर भी देखेंगे, मैंने देखा उसको। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं। पिछले 5 सालों में 3.4 लाख बच्चे गुम हो गए, मिस हो गए। तो ये भी कोई कारण है। अब ये ड्यूटी किसकी है? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या इसको निभा रही है? अगर वो इसको नहीं निभा रही तो ये ड्यूटी नागरिकों की भी है। क्योंकि आप भारत के संविधान से प्रेम करते हो, भारत के संविधान में आस्था रखते हो, भारत के संविधान में विश्वास रखते हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि भारत के नागरिकों, आपने ये शपथ ली है, बाबा साहब ने भी प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब आप ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं तो ये ड्यूटी क्या आपकी नहीं है? आपकी भी ड्यूटी है। अगर इस तरह का देश में चल रहा है तो आपको खड़े होना चाहिए, आपको जवाब मांगने चाहिए, आपको उन सांसदों से भी जवाब मांगने चाहिए, उन विधायकों से भी जवाब मांगने चाहिए कि आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते। इसलिए साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमें भविष्य में भी ऐसे ही चलना है? उन विधायक सांसदों से भी ये सवाल कर रहा हूँ जो SC ST OBC से संबंध रखते हैं, क्या ऐसे ही चलना है देश? क्या ऐसे ही चलने देना है? और उन संगठनों से भी ये बात कह रहा हूँ कि भाई क्या ऐसे ही भविष्य में हम चलेंगे? तो इसलिए साथियों कुछ चीज़ें हमें भी एक बड़ा डील करना पड़ेगा जो आंदोलन चला रहे हैं। क्यों करना पड़ेगा? पूर्व में किसी से गलतियां अगर हो गई, चाहे किसी से भी हुई, हमसे भी हो सकती हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे थे साथी उनसे भी हो सकती हैं। अगर वो किसी कारण हमसे अलग हो गए, क्या उसी को लेकर के आज अगर हम बैठने की कोई बात करें और हम कहें कि नहीं इसने तो पहले गलती की थी, इसको नहीं लेना, इसको नहीं, इसको बाहर करो, क्या उससे हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसको उसके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हो सकता है उसके अंदर दिमाग में कुछ भ्रांतियां आ गई हों,
को कन्फ्यूजन हो गया हो किसी मुद्दे पर, किसी तौर तरीके को लेकर के, किसी कार्यशैली को लेकर के, किसी बात को लेकर के, अगर हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उन गलतियों को बुलाना पड़ेगा, जो पूर्व में किसी से भी अगर कोई गलतियां हो गई उन गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, उन गलतियों से सबक लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां हमसे भी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि उनसे, हमसे भी हुई होंगी। जब एक आदमी गलती करता है दूसरा पक्ष भी कई बार गलती करता है, तो इसलिए उन गलतियों से हमें सबक लेना पड़ेगा, हम और उन गलतियों के कारण ढूंढने पड़ेंगे और उन गलतियों के लिए एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा। गलती उन्होंने की उनको भी माफ करना पड़ेगा और उनको भी, हमारे समाज के जो अलग अलग टुकड़े अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं उन्हें भी हमें माफ करना पड़ेगा हमसे अगर कोई गलती हुई है। एक साथी यहाँ पर अशोक खेड़ा जी कह रहे थे ताराराम मीणा के बारे में, हमने उनसे कई बार संपर्क किया, अब मंच के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ मीणा साहब आइए हम आपसे बात करेंगे और मैं उनको फ़ोन करूँगा, आज ही करूँगा, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सभी संगठनों से। और यहाँ तक नहीं, हमने कुरुक्षेत्र में नेपाल के कुछ सांसद आए, पूर्व मंत्री आए, उन लोगों ने भी हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया NCCMBU के तहत, जिसमें मैं उनके नाम आपके सामने रख दूंगा, बताऊंगा। तो वो उसमें वीर बहादुर महतो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और एक नरेश वीर साक्य और संत नारायण आलोक, एक भरत साहब वह मंत्री हैं अभी, और एक पूर्व मंत्री है डॉक्टर केशव मान साक्य, वो लोग हमारे साथ के। हमारी भी ये दिक्कत है, हमें तो ये श्रीलंका और कुछ दूसरे देश हैं वहाँ भी इस तरह की अमानवीय घटनाएं हैं, हमें एक साथ होना चाहिए उन्होंने कहा। तो उनकी बात, उन्होंने कई अनुभव साझा किए। तो इसलिए साथियों, हमें अपनी धाराओं को तोड़ते हुए इंसानियत और मानवता के संघर्ष के लिए, इज्जत मान सम्मान के लिए, जैसे तथागत बुद्ध ने इस संदेश को दूसरे देशों में पहुंचाया, उसी तरीके से आज हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, हम अपना संगठन अलग अलग तरीके से चलाएं, क्योंकि आज कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, अगर एक साथ मिल भी गए, एक संगठन में मर्ज भी हो गए, तौर तरीकों को लेकर एकदम विवाद हो सकता है और फिर बिखर जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे तालमेल बनाते हुए, एक दूसरे की कार्यशैली, एक दूसरे का मनोविज्ञान समझते हुए, मन मस्तिष्क की कार्यशैली, संगठन की कार्यशैली, विचारधारा, संगठन, सिस्टम, ये सारी चीज़ें समझ करके हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आएंगे तो धीरे धीरे साथियों कुछ ट्रेनिंग कैंप रखेंगे साथ में, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा और अपनी गलती को स्वीकार भी करना पड़ेगा अगर कोई गलती हुई होगी, क्योंकि ये तभी बढ़ेगा मामला। तो साथियों, क्या अलग अलग रहने से हमारी मतलब प्रतिस्पर्धा तो नहीं बढ़ रही, हमें ये भी सोचने की जरूरत है। हम अलग अलग जो संगठन चला रहे, क्या उससे हम आपस में ही टकरा रहे, क्या हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है? हमने संगठन किस मकसद के लिए बनाया था? हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा संगठन जिस मकसद के लिए बनाया गया, दुश्मन को हराने के लिए, हमारे देश पर हमारी सत्ता कायम करने के लिए, हमारे लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए, हम आपस में ना लड़ने के लिए। लेकिन क्या हो रहा, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। और आपस में अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो इससे हमारी शक्ति दुश्मन के खिलाफ जो उसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वह शक्ति किसके खिलाफ प्रयोग हो रही है? आपस में ही हो रही है। और आपस में अगर एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग करते रहें तो क्या होगा? आप सोचिए, अगर आपस में ही शक्ति इसी तरीके से करते रहे और जो यहां पर नहीं है, अगर वो इस वीडियो को सुनेंगे, उनसे भी अपील है कि आप भी सोचिए भाई, ऐसे ही अगर हम आपस में लड़ते रहे तो क्या होगा? माननीय अशोक बलारा जी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं उनके पास गया जाट आरक्षण के मामले में, तो मुझे नोटिस आया, लेकिन उन लोगों की सिंपैथी मेरे साथ जुड़ी। मैंने उनको बताया उनकी सभा में कि दीनबंधु सर छोटूराम जी ने 4,54,625 एकड़ जमीन शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी मुल्तान जिले में, पाकिस्तान में। दीनबंधु सर छोटूराम ने साइमन कमीशन आया, उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और इस आरक्षण का रिप्रेजेंटेशन का उन्होंने समर्थन किया था। क्या आप इसको खत्म होते देखना चाहोगे? उनकी भावनाएं बदली, उन्हें लगा कि सही बात है। और उसके बाद माननीय दयाराम जी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बामसेप के,
माननीय दयाराम जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने जाट आरक्षण का समर्थन किया। इसलिए किया क्योंकि वो भी मूल निवासी हैं। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने भी समर्थन कर दिया, मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अलग बात है कुछ चीज़ों पर हमारा, लेकिन उसने समर्थन किया। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पंजाब में और राजस्थान में कुछ लड़ाइयाँ जो शेड्यूल कास्ट और जाट के बीच होती थी, आधे से ज़्यादा खत्म हो गई। उसका ये परिणाम रहा और उसी का परिणाम है आज अशोक भलारा जी कह रहे हैं कि आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। तो साथियों, हमें एक दूसरे क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के संगठन में भी जाना पड़ेगा। उनकी क्या रीति रिवाज हैं, उनके संगठन के क्या परंपराएं हैं, उनके क्या कार्यक्रम हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या चर्चा करते हैं, ये जानना पड़ेगा। अगर ये जानेंगे तो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे। आज हुआ तो आज कई संगठनों के साथी यहाँ पर हैं, कल भी कई संगठनों के साथी थे और कल 10-12 संगठनों के साथी मिलकर के गए हमसे कि हम भी इस एनसीसी एमबीओ में काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपका संदेश उन तक भी जा रहा है और इसका मतलब ये भी है कि हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया को साथियों हमने और ज़्यादा गति देनी है और उसको गति देने के लिए साथियों हमें कुछ कार्यक्रम भी डिसाइड करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे अभी एक और उदाहरण मेवात दंगा के बारे में बताया। मुस्लिमों के ऊपर प्रायोजित हमला किया गया और हमला पूरे हरियाणा में आग लगाने का था, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ किसान सभाओं का, सुरेश कोत जी का, अशोक भलारा जी का, रवि आज़ाद जी का, जो भी गुरनाम सिंह चडूनी का, टिकैत साहब का, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम वहाँ पर जाएंगे मेवात में। अगर मुसलमानों को किसी ने हाथ लगाया हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हांसी एक शहर था, हांसी में हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को धमकी दी कि वो 2 घंटे में इसको खाली कर दे, नहीं तो मतलब कि अच्छा नहीं होगा, मतलब उनको उजाड़ देंगे, ऐसा कुछ चेतावनी दी। लेकिन वहाँ जाट संगठनों ने और किसान संगठनों ने आकर के कहा कोई इनको हाथ लगा करके देखे। ये क्या हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ और हम लोग किसान आंदोलन में उनके बीच में गए, उनका और हमारा कॉम्बिनेशन हुआ, हम जुड़े एक दूसरे के साथ और उस जुड़ने का परिणाम क्या हुआ, वो मुसलमानों की सुरक्षा में भी खड़े हो गए, उनकी विचारधारा बदली, उनका माइंडसेट बदला। तो इसलिए साथियों हमें जो हमारे संगठन हैं SC ST OBC के, उनको दुश्मन ना समझ करके जो भी हमारे संगठन हैं उनके बीच जाना चाहिए, उनकी सोच समझ को समझना चाहिए। हो सकता है एक बार वो नहीं सुनेंगे। मेरे एक साथी हैं प्रकाश मास्टर, वो कभी RSS में काम करते थे, टूट गए उनसे। वो बता रहा कि एक RSS का आदमी 17 बार मेरे घर आ चुका है, निमंत्रण देने के प्रोग्राम है, मैं नहीं गया। उसने बताया। तो आप भी सीखिए, जब एक आदमी, अगर हम किसी के पास गए, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, नहीं आया, वो क्या जरूरत है। और जो आदमी RSS का 17 बार जा सकता है, तो आप 34 बार आपको जाना चाहिए कम से कम उसके घर कि भाई आइए। तो इसलिए साथियों आपको क्या है, ठीक है कुछ लोगों का चाल चरित्र ठीक नहीं होगा, वो आड़े आएगा, धीरे धीरे आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे। समाज ये चाह रहा कि हम इकट्ठे हों, कुछ परिणाम दें, लेकिन वो परिणाम साथियों समाज क्या सोच रहा राजनीति में दिखाई दे। लेकिन राजनीति से पहले सामाजिक संगठन अगर इकट्ठा होंगे तब परिणाम दिखाई दे, राजनीति में बाद में आएगा। लेकिन समाज की धारणा है कि राजनीति में जो अगर दिखाई देगा, हमारी कोई पार्टी सत्ता में आए, समाज की ऐसी सोच है, उस सोच को बदला जाए। उसको कैसे बदलोगे, उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप दूसरे संगठनों को तो हम नहीं कह सकते इतना, आप लोगों से जरूर कह सकता हूं, आप उनसे ज्यादा काम करो, ज्यादा गति दो इस आंदोलन को। जो हमारे संगठन है वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपका जब प्रभाव बढ़ेगा, मैं प्रभाव बढ़ाने का इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन जब उनको लगेगा ये ठीक काम कर रहे हैं, वो भी आपके साथ आएंगे। तो जो हम काम कर रहे हैं इसको और गति दो, ज्यादा काम करो, और ज्यादा काम करेंगे तो हमारी समस्याएं भी खत्म होंगी। समस्याएं कैसे खत्म होंगी, के नागराजू जी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे कैथल से एक LIC के सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, उनके बेटे का वहाँ बेंगलोर में एडमिशन हुआ, उनके बेटे का मोबाइल गुम हो गया,
वो बात नहीं कर सके, पूरा परेशान, उनका परिवार रो रहा। मेरे से बात करी उन्होंने, ओम प्रकाश सोलरा जी उनका नाम है, कि सर वहाँ मेरा बेटा है और फ़ोन भी गुम हो गया, बात नहीं हो रही, क्या करूँ। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। मुझे हालांकि अंग्रेजी इतनी नहीं आती, टूटी फूटी, जैसे मैंने नागराजू साहब से बात की, नागराजू साहब का फ़ोन नंबर दे दिया, तो नागराजू साहब 40 किलोमीटर से चल के उस लड़के से मिलने आए और घर पर बातचीत कराई। घर वाले खुशी से जैम उठे। तो ये परिणाम है कि आप अगर इकट्ठा होते हो, तालमेल होता है, तो ये संगठन का परिणाम। संगठन इस तरीके से भी आपकी मदद करता है। संगठन केवल लक्ष्य उद्देश्य तो पूरा करता ही करता है, आपको दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर, दुख तकलीफ में भी सहयोग करता है। इसका नाम संगठन है। प्रेम, मैत्री, करुणा को बढ़ाता है, तो ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। और वो साथियों, हमारा जो संविधान के प्रियम्बल है उसमें बात लिखी है कि हमें हमारा, जैसे हम भारत के लोग, जैसे स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात उसमें लिखी प्रस्तावना में। तो बंधुता का मतलब क्या है? जब आप मैत्री, करुणा करेंगे तो तभी बंधुता बढ़ेगी। अगर आपके उनके साथ मैत्री और करुणा नहीं है तो बंधुता नहीं बढ़ेगी, और जब बंधुता नहीं होगी तो न्याय भी नहीं होगा। तो इसलिए आप स्वतंत्र तौर पर मैत्री और बंधुता, करुणा का जो सिद्धांत हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है। क्या इस पर किसी संगठन को आपत्ति होगी? किसी को नहीं। कल हमने चर्चा की कि ये 4 पैरामीटर पर हम इकट्ठा हो सकते हैं: संविधान, संविधानवाद, फुले अम्बेडकरी विचारधारा, लोकतांत्रिक पद्धति, संस्थागत नेतृत्व, मूल निवासी पहचान। तो उसमें संविधान और संविधानवाद में संविधान की प्रस्तावना ही बहुत कुछ कहती है। अगर उसको हम केंद्र बिंदु मान करके, इस संविधान को केंद्र बिंदु मान करके, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस पर मुझे नहीं लगता कि SC, ST, OBC के कोई संगठन, कोई स्वार्थी होगा या दुश्मन द्वारा प्रायोजित होगा। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, संगठन कुछ ऐसे भी हैं दुश्मन द्वारा प्रायोजित हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञानतावश, उनको मालूम नहीं लेकिन काम कर रहे हैं, सही दिशा नहीं है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो इसलिए हमें साथियों उनके बीच में जाना चाहिए। और BS4 अभियान, क्योंकि समाज जो है हमारा जज है, समाज भी निरीक्षण कर रहा है कौन संगठन सही कौन गलत, वो देख रहा है। तो इसलिए साथियों, और ये प्रयोग केवल यहाँ नहीं सामाजिक संगठनों में, ये प्रयोग हमें राजनीतिक तौर पर भी करना पड़ेगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब हम एक हो जाएंगे वैचारिक और मानसिक तौर पर, फिर सारी समस्याएं, सारी जो संगठनों की एक संगठन बन सकते हैं। और अगर हम लोग हमारे को अच्छा समझेंगे तो हमारे साथ धीरे 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 जुड़ते जाएंगे, और जुड़ते जाएंगे तो उससे जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उसके आधार पर समाज निर्माण होगा। इसके लिए साथियों हमें पूरी ताकत लगा करके, दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को बढ़ाना है। लगातार कुछ प्रशिक्षण हमें करने हैं, और इसके लिए हमें दूसरे संगठनों की आलोचना से बचना है। उनकी जो खूबी है उसको हासिल करना है। हो सकता है उनमें कमी होगी, उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे जब आपके मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो तब आप उनको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बताएंगे। और धीरे धीरे बताएंगे तो आप वो समझ जाएंगे कि हमारे संगठन का मकसद क्या, किसी को अध्यक्ष बनाना है या संगठन ही चलाना है। कुछ लोगों को ये लग रहा है संगठन ही चलता रहे। संगठन चला के क्या करोगे? संगठन क्यों चला रहे हो? संगठन से क्या हासिल होगा? वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आएगी। धीरे धीरे आप उनका संपर्क होगा, और संपर्क होने से साथियों हम जो लोकतांत्रिक प्रणाली भारत के संविधान ने हमें दी है, बंधुता बढ़ाना उसके लिए अति आवश्यक है। और हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने बंधुता का ही संदेश दिया है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी हम बंधुता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो हमारे मतलब के जो नए साथी हैं उन पर हम दया करके उनको आगे और ज़्यादा सिखाते हुए आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है, कल आप सारे साथियों से मैंने अपील की थी, आप लोगों ने कुछ ने लिख के दिया, 10-12 साथियों ने। जिन लोगों ने नहीं लिख के दिया मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप मुझे आज का जो विषय था, कल भी हमने इस पर चर्चा की, इस पर और कुछ चीज़ें लिख कर दें, उनका हम चर्चा करेंगे। और उनको मैं एक मतलब एक उसका कुछ लिख करके अलग से एक मतलब मटेरियल हम बनाने का प्रयास करेंगे, पम्पलेट वगैरह। तो इसलिए साथियों आपको ऐसी ही भावना रखनी है जिसके मिलने से उत्साह कई गुना बढ़े। हमें ऐसे आचरण करना है, हमारा उत्साह बढ़े। और उन साथियों के बिछड़ने से जो मतलब के मतलब ऐसा काम हमें नहीं करना है। क्योंकि मैं BSP में भी रहा साथियों। BSP में जब मैं काम करता था 150-150 किलोमीटर हम साइकिल चलाते थे, और जिस घर में जाते थे उस घर की औरतें, शहरों में भी,
क्या नाम है 40-50 लोगों की रोटी बनाती थी। शायद आज मेरे घर में ना बनाए। मतलब कि ये गिरावट आई हमारे अंदर, इस गिरावट को हमें दूर करना पड़ेगा कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो इसमें क्या है, हमें चरित्र आचरण अच्छा करना पड़ेगा। और जो उस समय में एक जुनून था लोगों में किसी घर में, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हों पूरी की पूरी तनख्वाह बीएसपी के लिए दे दिया करते थे। हम गांव में जाते थे, मीटिंग लगाते थे और मीटिंग के बाद वो लोग आ जाते थे। आज उसी जुनून से साथियों काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया है। अब हमें नए एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब कि सही दिशा में जाने के लिए संघर्ष करना है। मैं इसी आशा और उम्मीद से आपसे रजा चाहूँगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि समय का भी अभाव है, अगला सत्र हमें शुरू करना है, तो इसी के को ध्यान में रखते हुए आपसे रजा चाहता हूँ। सारे साथी इस उद्देश्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रेम, मित्रता, बंधुता स्थापित करके दूसरे संगठनों को तालमेल बनाते हुए इस कारवां को मंजिल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। धन्यवाद द्रविड़ साहब। साथियों, ये सत्र अभी यहीं समाप्त होता है और दूसरा सत्र कंटिन्यू रहेगा। वो उसके बारे में आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सूचना देंगे।